हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मैं संजीव कुमार आज आपको क्लास 12 की अर्थशास्त्र की चैप्टर 8 जो हमारी भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव है उसकी डिटेल जानकारी देता हूं। तो आइए स्टार्ट होते हैं। अब आइए आज की क्लास हम मुख्य पॉइंट से शुरू करते हैं, जिसमें हमारी पॉइंट्स है चीन में आर्थिक समृद्धि की धीमी गति के कारण, यानी रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेषकर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण चीन के उत्पादों की मांग कम हो गई। दूसरी पॉइंट है चीन में घरेलू मांग भी कम हो रही है। इसका कारण है कि चीनी अर्थव्यवस्था में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होना। बचत प्रवृत्ति का अर्थ है बचत एवं जीडीपी के बीच का अनुपात। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत समय के साथ भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। चौथा पॉइंट है चीनी लोग अब उच्च मजदूरी वाले रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। इससे कुशल श्रम का बड़े पैमाने पर शेष विश्व की ओर पलायन हो रहा है। घरेलू निवेशक भी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे हैं जहां सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो तथा राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता अधिकतम हो। अब पांचवा पॉइंट चीनी सरकार पर्यावरणीय अवनति की समस्याओं का सामना कर रही है। उच्च जीडीपी वृद्धि सतत धारणीय विकास के सामने एक गंभीर चुनौती हो गई है। तो ये 5 मुख्य कारण थे। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे पाकिस्तान में आर्थिक समृद्धि की धीमी गति के कारण, यानी रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो आइए इसकी भी डिटेल जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो पहली पॉइंट इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ साथ घरेलू निवेश भी गिरने लगा। तदनुसार जीडीपी समृद्धि बुरी तरह प्रभावित हुई। अब दूसरा कारण भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक अस्थिरता अन्य कारण है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिहीनता बड़े पैमाने पर आ गई। तीसरा कारण 2008 से 2016 के बीच जीडीपी की औसत वृद्धि दर गिरकर 3.75% हो गई। 2017 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 5.3% की वृद्धि दर पर बढ़ी। 2019 में यह वृद्धि दर गिरकर 3.3% पहुंच गई। अब चौथा कारण जीडीपी के धीमे विकास एवं आय के निम्न स्तर के कारण पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था लगभग निम्न आय निम्न समृद्धि के जाल, यानी लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गई है। अब नीचे दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के साथ तीनों देशों की व्यवसायिक संरचना यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। तो आइए इसे हम टेबल पर देखते हैं। तो यहाँ हमारी 2018-19 में रोजगार में क्षेत्रीय भागीदारी तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान प्रतिशत में देखेंगे, यानी सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन परसेंट इन 2018 एंड 19। तो यहाँ देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कृषि के क्षेत्र में 16 इंडिया में और 7 चाइना में और 24 पाकिस्तान में थी। अब उद्योग के अंतर्गत देखेंगे जो कि भारत में 30, चाइना में 41 और पाकिस्तान में 19 है। सेवा के क्षेत्र में भारत में 54 और चाइना में 52 और पाकिस्तान में 57 है। अब हम कार्यबल का हिस्सा या कार्यबल का वितरण देखेंगे। तो पहले हम भारत में देखेंगे 43 और ये चाइना में 26 है और पाकिस्तान में 41 है। ये कृषि के क्षेत्र में। अब हम दूसरा उद्योग के क्षेत्र में इंडिया में देखेंगे, ये 25 है, जबकि चाइना में 28 है और पाकिस्तान में 24 है। अब सेवा के क्षेत्र में भारत में 32 है और ये चाइना में 46 और पाकिस्तान में 35 है। तो उपरोक्त चित्र निम्नलिखित अवलोकन प्रदान करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हमें क्या डिटेल्स में बताता है। तो पहली पॉइंट, इन 3 देशों में संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्टता दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र जीडीपी का मुख्य अंशदाता नहीं रहा है। दूसरी पॉइंट, जीडीपी में क्षेत्रीय भागीदारी के अनुसार
भारत तथा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादातर तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करती है और उसके औद्योगिक क्षेत्र काफी पीछे है। चीन की अर्थव्यवस्था भी ज्यादातर तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, परंतु उसका औद्योगिक क्षेत्र भी पीछे नहीं है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 30% है और पाकिस्तान में यह योगदान केवल 19% है, जबकि चीन में यह योगदान 41% है। अब हम आगे देखेंगे, यह भारत तथा पाकिस्तान की तुलना को चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसकी पहली पॉइंट, इस संदर्भ में चीन का अनुभव विश्व के अन्य विकसित देशों के अनुभव जैसा रहा है। दूसरी पॉइंट, विकसित देशों का ऐतिहासिक अनुभव यह दर्शाता है कि जीडीपी के प्रतिशत योगदान में पहले अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र एवं बाद में तृतीय क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाता है। तीसरी पॉइंट, लेकिन भारत और पाकिस्तान का अनुभव प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में सीधे परिवर्तन को सूचित करता है। इसका अर्थ यह है कि भारत और पाकिस्तान चीन की तुलना में औद्योगिक विस्तार को कम महत्व दे रहे हैं। अगली पॉइंट, भारत और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र का विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देश विकसित देशों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र गति से शामिल हो रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारी मानव विकास के संकेतक यानी इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मानव विकास संकेतक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंतर्गत लंबा तथा स्वस्थ जीवन, और दूसरा है ज्ञान और शिक्षा, और तीसरा है जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम जीवन प्रत्याशा देखेंगे। तो एक व्यक्ति के जीवन के वर्षों की संख्या जितनी उसके जीवित रहने की उम्मीद है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। अब शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अब मातृ मृत्यु दर, तो बच्चे के जन्म के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कुपोषित बच्चों का प्रतिशत, यानी ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते, ये कुपोषित बच्चों का प्रतिशत दिखाता है। अब दूसरी पॉइंट में हम देखेंगे विद्यालय में दाखिले के औसत वर्ष। तो एक व्यक्ति द्वारा स्कूल में उपस्थिति के वर्षों की संख्या ये अप हो रही है। अब तीसरी पॉइंट में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो प्रति व्यक्ति आय को ही बोलेंगे जो अप हो रही है। अब आधारभूत स्वच्छता सुविधाओं की उपभोग करने वाली जनसंख्या, यहाँ शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता ये भी अप हो रही है। अब तीसरा है आधारभूत पेयजल का उपयोग करने वाली जनसंख्या, यानी स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ये भी अप हो रही है। बाकी इधर जितनी भी चीजें हम देखें, जीवन प्रत्याशा हमारी अप हो रही है, लेकिन शिशु मृत्यु दर डाउन है, जबकि मातृ मृत्यु दर भी डाउन है और कुपोषित बच्चों का प्रतिशत भी डाउन है। तो ये चार्ट हमें इसकी जानकारी देती है। अब से अभिप्राय यह सूचित करता है कि इस प्रचाल का मान जितना अधिक होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा, और ये डाउन से मतलब है कि यह सूचित करता है कि इस प्रचाल का मान जितना कम होगा मानव विकास का स्तर उतना ही कम होगा। तो ये चीज हमने इस चार्ट में देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट, चित्र में दिखाए गए इन संकेतकों के आधार पर एक संयुक्त सूचकांक जिसको हम कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं तैयार किया गया है, जिसको मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जिसे HDI कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, HDI का उच्च मान एक देश को उच्चतम क्रम यानी रैंक एवं अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप मानव विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। अब हम आगे देखेंगे हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट हम देखेंगे। पहली पॉइंट है समृद्धि दर को तीव्र करने के लिए अलग अलग देश के द्विपक्षीय संबंध सामान्य समझौते के आधार पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक आर्थिक समूह बना रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, इसके उदाहरण है सार्क SAARC, EU, एशियन ASEAN, GA और G20। अब
तीसरी पॉइंट है, नीचे दिए गए आंकड़े तीनों देशों के लिए मानव विकास के कुछ चुनिंदा संकेतक प्रकट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लंबे तथा स्वस्थ जीवन की तुलना एचडीआई में भारत, चीन तथा पाकिस्तान। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कंपैरिजन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इन एचडीआई देखेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष में 69.7 वर्ष है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष में ये 69.7 है इंडिया में, जबकि 76.9 चाइना में है और पाकिस्तान में 67.3 है। अब शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों के अनुसार ये 29.9 है इंडिया में, जबकि चाइना में 7.4 है और पाकिस्तान में 57.2 है। अब मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्मों के अनुसार ये इंडिया में 133 है, जबकि चाइना में 29 केवल है और पाकिस्तान में 140 है। यानी सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर पाकिस्तान में। अब हम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत देखेंगे तो इंडिया में 37.9% है, जबकि चाइना में 8.1% है और पाकिस्तान में 37.6% है। इसमें भारत आगे है। तो चीन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसलिए भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में बेहतर जीवन प्रत्याशा और कम मृत्यु दर है। यानी इन सभी मामले में चाइना आगे है। तो अब हम देखेंगे ज्ञान और शिक्षा की तुलना एचडीआई में भारत, चीन तथा पाकिस्तान। तो नॉलेज एंड एजुकेशन कंपैरिजन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इन एचडीआई। तो हम विद्यालय के औसत वर्ष, प्रतिशत 15 और उससे ऊपर की आयु वर्ग, यहाँ इंडिया में 6.5 है, जबकि चाइना में 8.1 है और पाकिस्तान में 5.2 है। अब चीन में भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में बेहतर शिक्षा सुविधाएं हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जीवन स्तर की तुलना यानी एचडीआई में भारत, चीन तथा पाकिस्तान। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इन एचडीआई। तो इसमें हम पहले पॉइंट प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय यानी पीपीपी यूएस डॉलर में हम देखेंगे। तो इंडिया की 6,681 यूएस डॉलर है, जबकि चाइना की 16,057 डॉलर है और पाकिस्तान की 5,005 डॉलर है। अब निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो इंडिया में 21.9 है %, जबकि चाइना में 1.7% है और पाकिस्तान में 24.3% है। यानी इसमें भी चाइना में अच्छी है, यहाँ निर्धनता कम है। अब तीसरी पॉइंट, आधारभूत स्वच्छता सेवाओं की उपयोग करने वाली जनसंख्या प्रतिशत में देखेंगे तो इसमें इंडिया में 60% है, जबकि चाइना में 75% है और पाकिस्तान में 60%। अब अगली पॉइंट, आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या, ये भी प्रतिशत में देखेंगे। इंडिया में 93% है, जबकि चाइना में 96% है और पाकिस्तान में 91%। तो चीन में लोगों की आय अधिक है, साथ ही उनके पास बेहतर स्वच्छता सुविधाएं भी है, हालांकि बड़ी संख्या में जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध है। अब हम अगला पॉइंट, मानव विकास जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं, तो उसको देखते हैं। तो पहले पॉइंट, मानव विकास सूचकांक, ये मूल्य के आधार पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी इंडिया में 0.645 है, जबकि चाइना में 0.761 है और पाकिस्तान में 0.557 है। अब हम क्रम देखते हैं एचडीआई पर आधारित। तो यहाँ पर इंडिया में 130 है, जबकि चाइना में 87 है और पाकिस्तान में 154 है। तो तीनों देशों में चीन का एचडीआई क्रम सबसे ऊंचा है और इसका कारण अन्य दो देशों की तुलना में उसका उच्च एचडीआई मूल्य है। अब ऊपर के दिए गए चित्र निम्नलिखित अवलोकन प्रदान करते हैं। तो हम पहली पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2019 में चीन, भारत तथा पाकिस्तान के एचडीआई सूचकांक का क्रम 0.761, 0.645 तथा 0.557 था। अब चीन के ऊंचे एचडीआई क्रम में रहने का कारण उसकी ऊंची प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। वर्ष 2019 में
चीन की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय जीडीपी क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार यूएस डॉलर में 16,057 आकलित की गई, जबकि भारत के लिए यह यूएस डॉलर में 6,681 और पाकिस्तान के लिए यह यूएस डॉलर में 5,005 है। अब अगली पॉइंट हम देखते हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय के अलावा चीन ने भारत और पाकिस्तान की तुलना में स्वास्थ्य संकेतकों यानी मृत्यु दर, स्वच्छता के क्षेत्र, पोषण तथा अन्य सामाजिक संकेतकों जैसे शिक्षा और निर्धनता में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब अगली पॉइंट, तीनों देशों के मध्य भारत में निर्धन लोगों की संख्या सबसे अधिक है, भले ही जब निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत राष्ट्रीय पाकिस्तान में अधिक है। इसका कारण पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या के आकार का बड़ा होना है। अब हम हाइलाइट्स देखेंगे। तो इसमें पहली पॉइंट है स्वतंत्रता संकेतक यानी लिबर्टी इंडिकेटर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता संकेतकों से अभिप्राय सामाजिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के माप से है। दूसरी पॉइंट, यह बहस की जाती है कि चीन की तुलना में भारत का एसडीआई सूचकांक इसलिए कम है क्योंकि एसडीआई सूचकांक जीवन की स्वतंत्रता के प्रचार जैसे राज्य प्रशासन में भागीदारी की, राजनीतिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की, सामाजिक स्वतंत्रता तथा इससे संबंधित मानव अधिकारों को शामिल नहीं करता है। तीसरे पॉइंट, सामाजिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेतक को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया है, परंतु एसडीआई के आकलन में इसे कोई अतिरिक्त भार नहीं दिया गया है। अगली पॉइंट, नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कानून के शासन नियम के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा के लिए संकेतकों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगली पॉइंट, इन संकेतकों को अधिक महत्व दिए बिना एसडीआई का निर्माण अधूरा है और इसकी उपयोगिता भी सीमित है। तो ये हम हाइलाइट्स देखें। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो कि हमारी विकास रणनीतियां, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष है यानी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रेजल एंड कंक्लूजन। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी हम लेते हैं। तो पहले पॉइंट है, किसी देश की विकास रणनीति अक्सर एक मॉडल के रूप में कार्य करती है और अन्य देशों के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन करती है। दूसरी पॉइंट है, एक देश के विकास पथ पर सार्थक विश्लेषण इसकी सफलताओं और असफलताओं के साथ दूसरे देश के लिए एक तैयार उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग वह देश अपनी रणनीति तैयार करने में करता है। तो ये विकास की रणनीतियां थी। अब अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत इस भाग में हम विकास के मॉडल या विकास की रणनीति के संदर्भ में चीन, पाकिस्तान तथा भारत की उपलब्धियों का संक्षिप्त मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के संदर्भ के बिंदु के रूप में लिया गया है। चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में आर्थिक सुधार आरंभ हुए। अब हम चीन के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो पहली पॉइंट है, चीन ने आर्थिक समृद्धि की धीमी गति को दूर करने के लिए 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इसके अंतर्गत यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान के विपरीत चीन के सुधारों को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। अब दूसरा, यह चीनी नेतृत्व की स्वयं की विचार प्रक्रिया द्वारा निर्धारित हुआ था। तीसरी बात, चीन के नेतृत्व द्वारा यह महसूस किया गया कि समृद्धि की माओवादी रणनीति एक बंद अर्थव्यवस्था और एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था वांछित परिणाम नहीं दे रही थी। अब इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। इस रणनीति को आंशिक रूप से त्यागने पर नेतृत्व ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड
अभियान को अपनाया और बड़े पैमाने पर भूमि सुधारों लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत की। परिवारों को अपने घरों के पिछवाड़े में उद्योग शुरू करने की अनुमति दी गई थी। अब अगला पॉइंट, यह सत्य है कि यह रणनीति भी आर्थिक उन्नति इकोनॉमिक टेक ऑफ के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही, परंतु इससे देश में सुधारों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। और इसके अगले पॉइंट में हम देखेंगे स्वास्थ्य तथा आधारिक संरचना में भारी निवेश जो SEZ पर केंद्रित था, सेज पर केंद्रित था, के कारण चीन की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। नेक्स्ट, FDI ने चीन अर्थव्यवस्था के लिए रामबाण सभी समस्याओं के लिए एक समाधान की भांति कार्य किया और अंततः चीन विश्व में विनिर्माण गतिविधि के अधिकेंद्र के रूप में उभरा। अब अगली पॉइंट हम देखेंगे, यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि चीन ने प्रत्येक सुधार को सबसे पहले छोटे स्तर पर शुरू किया एवं लागू किया और जब इसके परिणाम संतोषजनक पाए गए तो इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया। इसके बाद इसमें प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक सुधार में कठिन लागत लाभ विश्लेषण ने नेतृत्व को अधिक सफल और बेहतर परिणामों के साथ संसाधन आवंटन करने में सहायता की। तो ये हमारी चाइना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा पाकिस्तान है। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो पहली पॉइंट, पाकिस्तान ने 1988 में शुरू किए गए सुधार समृद्धि को जो गति प्राप्त की थी, दुर्भाग्यवश उसे बनाए रखने में विफल रहे। पाकिस्तान के आर्थिक संकेतक अभी चमक खोने लगे थे। इसके अंतर्गत सुधारों से पहले निर्धनों का अनुपात 1960 में 40% से घटकर 1980 में 25% हो गया था। सुधारों के बाद की अवधि में इस प्रवृत्ति की विपरीत असर हुआ। 1980 की तुलना में 1990 में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर कम दर्ज की गई थी। अब अगली पॉइंट, वर्ष 2017-18 में पाकिस्तान को राहत का संकेत मिला जब सकल घरेलू उत्पाद में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले दशक की तुलना में सबसे अधिक थी। अब इसी के अंतर्गत विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की क्रमशः 4.9% तथा 6.2% की दर से बढ़ा। इसके अलावा कुछ अन्य समष्टि आर्थिक संकेतक अधिक स्थिर और सकारात्मक वृद्धि प्रवृत्ति के दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, परंतु पाकिस्तान अर्थव्यवस्था की संपूर्ण तस्वीर 1988 में शुरू किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप निराशाजनक रही है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, आर्थिक मंदी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब इसके अंतर्गत अगला पॉइंट, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की मंदी का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान में नेतृत्व कृषि में संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन के महत्व को समझने में विफल रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन अत्यधिक अस्थिर रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट, कृषि में अस्थिरता के कारण इसके निर्यातों में अस्थिरता आई और अंततः इसके विदेशी मुद्रा भंडारों में अस्थिरता आई। अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पाकिस्तान ने विदेशों से प्रेषाधन यानी रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड तथा शेष विश्व में उधार पर निर्भर रहना जारी रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान विनिर्मित वस्तुओं के अस्थायी निर्यातों के लिए अपना औद्योगिक आधार बनाने में विफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बाहरी उधार पर बढ़ती निर्भरता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऋण जाल में पहुंचा दिया है, जिसमें शोधन यानी रिडेम्पशन की कोई आशा नहीं है। अब अगली पॉइंट, हालात इतनी खराब है कि विदेशों से भारी मात्रा में लिए गए उधार मौजूदा ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने में समाप्त हो गए हैं। विकास के लिए कोष अत्यंत अल्प है, विशेषकर जब राजनीतिक अतिवाद पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जड़ों पर शासन करता है। अब हम हाइलाइट्स देखेंगे। तो इसमें पाकिस्तान में गरीबी की पुनरुत्थान यानी री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पाकिस्तान के नियोजित विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया मुख्यतः संरक्षण नीति पर निर्भर करते हुए प्रारंभ हुई। अब घरेलू उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण, इस प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दूसरी पॉइंट, भारत की तरह पाकिस्तान ने भी हरित क्रांति से उसकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। अब तीसरी पॉइंट, 1988 के आर्थिक सुधार तक इसकी विकास दर लगातार निराशाजनक थी। इसके पश्चात पाकिस्तान ने संरक्षण नीति से प्रतिस्पर्धा नीति को अधिक प्राथमिकता दी एवं अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने के लिए खोल दिया। अब अगली पॉइंट, आर्थिक सुधारों ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए और पाकिस्तान अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन वास्तव में आश्वस्त करने वाला था और कई मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से आगे था। अब अगला पॉइंट, सभी आर्थिक गतिविधियों के ठीक ठाक चलने के बावजूद भी एक बार फिर यहाँ गरीबी के पुनः उभरने का संकेत मिल रहा है। तो ये थी पाकिस्तान में गरीबी का पुनरुत्थान। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, अतः सन 2011 में जबकि भारत तथा चीन ने क्रमशः 8.4% तथा 9.5% की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की, वहीं पाकिस्तान ने यह केवल 2.6% प्रतिवर्ष थी। वहीं पाकिस्तान में यह केवल 2.6% प्रतिवर्ष थी। अब इसका कारण देखते हैं, रीजन। तो पाकिस्तान में गरीबी के पुनरुत्थान को निम्न अवलोकनों के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। पहली पॉइंट है, पाकिस्तान कृषि में अस्थिर संस्थागत सुधार लाने में विफल रहा है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में अस्थिरता दिखाई दे रही है। कृषि उत्पादन प्रायः मौसम पर निर्भर करता है, अच्छी फसल अच्छे मौसम पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान ज्यादातर विदेशी पूंजी पर निर्भर करता है और इसकी विदेशी विनिमय आवश्यकता अस्थिर कृषि निर्यात पर निर्भर करती है। विदेशी विनिमय के स्रोत में कमी वृद्धि प्रक्रिया में कमी लाती है। अब तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने में ज्यादा सार्वजनिक व्यय होता है। चौथी पॉइंट, जब एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करने हेतु पाकिस्तान बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करता है, भले ही इसके कारण विकासात्मक व्यय में भारी कटौती होती है। अब अगला टॉपिक, भारत, चीन तथा पाकिस्तान की तुलना में भारत के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे, जिसे हम इंडिया क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान है। इसकी डिटेल जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पहली पॉइंट है, चीन तथा पाकिस्तान की तुलना में हमारे प्रदर्शन पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखकर हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। दूसरी पॉइंट है, हमारा प्रदर्शन ना तो बहुत खराब है और न ही बहुत अच्छा। हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं परंतु चीन से बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 11% है, परंतु भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 41% है। तो भारत चीन से क्यों पिछड़ रहा है, जब भारत ने भी चीन की भांति एसईजेड पर ध्यान केंद्रित किया है और विदेशी निवेशकों को आकर्षक शर्तें प्रदान करता है। चीन की तुलना में भारत में एफडीआई कम क्यों है? ऐसा क्यों है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने फीट एंड स्टार्ट के द्वारा विकास का अनुभव किया है, जबकि चीन की विकास प्रक्रिया लगभग सुचारू और अस्थिर रही है। तो इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक देखेंगे, इसका कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल तथा प्रवर्तन अभियान यानी इन्फोर्समेंट ड्राइव है। भारत आर्थिक विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने में चीन से बहुत पीछे है। दूसरी पॉइंट, इसके अलावा भारत अपने प्रवर्तन अभियान का प्रयोग करने में चीन से बहुत पीछे है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 के लंबे समय बाद भी भारत में आवश्यक राजनीतिक समेकन, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन नहीं था। इसके अंतर्गत देश एक गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट द्वारा शासित किया गया था, जो गठबंधन की अनिवार्यता यानी कंपल्सन ऑफ कोलिशन के कारण अपनी निर्णय प्रक्रिया में सदैव विवश है। अब तीसरी पॉइंट, इसी प्रकार नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में चीन की तुलना में भारत बहुत पीछे है। इसका
कारण यह है कि भारत प्रवर्तन की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जबकि चीन प्रवर्तन की एक निरंकुश प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अब आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ हम यह बताना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सदैव बेहतर होती है, जबकि यह आम जनता को व्यापक स्वतंत्रता की अनुमति यानी मानव अधिकारों के माध्यम से देती है, जो स्वयं सामाजिक कल्याण का संकेतक है। अब हम आते हैं योग्यता खंड में। तो ये हमारी योग्यता खंड, जिसे हम एबिलिटी जोन कहते हैं, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है जिन क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान से आगे है, एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान। तो इसकी जानकारी सबसे पहले लेते हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। पहली पॉइंट है भारत की दक्ष मानव शक्ति तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं पाकिस्तान की तुलना में बहुत उत्कृष्ट है। दूसरी पॉइंट, सन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, तब सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर सक्षम सेवाओं के निर्यात में आशातीत वृद्धि हुई है। पाकिस्तान बहुत पीछे है। विश्व बैंक अनुमानों 2018 के अनुसार बाहरी व्यापार जीडीपी अनुपात एक्सटर्नल ट्रेड जीडीपी रेशियो भारत की स्थिति में 43% था, जबकि पाकिस्तान में यह अनुपात 28% था। तीसरी पॉइंट, भारत में मानवीय पूंजी विकास यानी बाजार सहयोगी आर्थिक नीतियों के साथ पाकिस्तान की तुलना में विकास के बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। चौथी पॉइंट, भारतीय वैज्ञानिकों ने कई क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता प्रकट की है, जैसे प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, जेनेटिक्स तथा दूरसंचार इत्यादि। इन क्षेत्रों में पाकिस्तान बहुत पीछे है। अब हम पांचवी पॉइंट देखेंगे। तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5000 विद्वान स्कॉलर्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं, जो कि पाकिस्तान में पीएचडी के संपूर्ण संख्या से बहुत ज्यादा है। छठी पॉइंट, भारत में शिक्षा में निवेश का रिकॉर्ड बेहतर है। प्रौढ़ शिक्षा दर, महिला शिक्षा दर, सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तथा शिक्षा सूचकांक में भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत आगे है। अब सातवां पॉइंट, भारत में तेजी से घट रही कुल प्रजनन दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर घटकर 1.03% हो गई है, जबकि यही दर पाकिस्तान में आज भी 2.05% प्रतिवर्ष बनी हुई है। अब आठवां पॉइंट, भारत का स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि तथा शिशु मृत्यु दर में कमी दोनों ही स्थितियों में बेहतर स्थान रहा है। बहुत डिस्टर्ब आज हुआ है, सब डिस्टर्ब इसके साथ भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम इसी के अंतर्गत अगली टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारी जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान भारत से आगे है, अब वो देखेंगे, जिसे हम एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया। तो आइए इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह निम्नलिखित अवलोकनों द्वारा दिखाया जा सकता है। पहली पॉइंट, भारत की तरह लगभग एक ही स्तर से शुरू करने पर पाकिस्तान ने कृषि से उद्योग तथा कार्यबल के स्थानांतरण यानी प्रवास या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों का स्थानांतरण के संबंध में बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। दूसरी पॉइंट, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के रूप में पाकिस्तान की विकास रणनीति ने भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। तीसरी पॉइंट, भले ही जब पाकिस्तान में निवेश की दर भारत की तुलना में कम रही है, तो भी निवेश की कुशलता यानी प्रति इकाई पूंजी का उत्पादन अधिक रही है। तो ये 3 पॉइंट में पाकिस्तान भारत से आगे है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, जिन क्षेत्रों में चीन भारत से आगे है, यानी एरियाज वेयर चाइना हैज एन एज ओवर इंडिया। तो इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस संदर्भ में हम निम्नलिखित अवलोकनों पर ध्यान दे सकते हैं। पहली बात है, चीन में सुधार की प्रक्रिया व्यापक पैमाने पर 80 के दशक की अवधि में प्रारंभ हुई थी, जबकि भारत में उस समय सुधारों की गति बहुत धीमी थी। दूसरी बात,
90 के दशक में भी जब सुधार प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया था, तब भारत जीडीपी समृद्धि पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि चीन निर्धनता उन्मूलन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। 1978 से 1989 की अवधि के दौरान चीन में ग्रामीण निर्धनता में 85% की कमी हुई है, जबकि भारत में इसी अवधि में यह कमी लगभग 50% हुई है। अब हम तीसरी पॉइंट देखेंगे। चीन में कृषि ढांचे के पुनर्निर्माण ने एक लंबा रास्ता तय किया। इस सुधार नीति ने कृषि में कम्यून पद्धति, सामूहिक कृषि की एक प्रणाली को समाप्त कर दिया है। इसके बजाय परिवारों की व्यक्तिगत कृषि के लिए भूमि आवंटित की गई। यद्यपि भूमि की स्वामित्व राज्य के पास ही था, यह कृषि में मूलभूत परिवर्तन लाया। भारत में कृषि संबंधी सुधार चीन की तुलना में बहुत कम प्रभावी है। चौथी पॉइंट, भारत की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर खोल दिया गया है। अतः पहली पॉइंट, चीन ने विदेशी निवेशकों को 100% निवेश की अनुमति दे दी है। दूसरी पॉइंट, इसने विदेशी निवेशकों को श्रमिकों को काम देने या काम से हटाने, हायर एंड फायर वर्कर्स की भी स्वतंत्रता दे दी है। विदेशी निवेशकों को उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान की गई है। अब तीसरी पॉइंट, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्थापित करके इसने विदेशी निवेशकों को उत्कृष्ट आधारित संरचना की सुविधाएं प्रदान की है। अब अगली पॉइंट, चीन ने खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी विषयों में भारत काफी पीछे रहा है। इतना ही नहीं, भारत अर्थव्यवस्था में श्रम गहन क्षेत्र को संरक्षण यानी प्रोटेक्शन टू लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स प्रदान करता रहा है। अब अगली पॉइंट, इन सभी कारकों के कारण चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, वैश्विक जीडीपी में इसकी प्रतिशत हिस्से के रूप में, जबकि भारत इससे बहुत पीछे है। तो इस तरह हमारी यहाँ ये चैप्टर फिनिश होती है। अगले दिन फिर हम अगली सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।